सोचो, एक कंपनी है जिसे सिर्फ फॉरेन मैनेजर डिसीजन ले रहा हो और लोकल एम्प्लॉयज का कोई रोल नहीं है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि इंडियन को सिर्फ फोर्स से नहीं, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दे के रूल करना पड़ेगा। इसी थिंकिंग से आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909। इसमें से 1861 और 1892 ही है फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। लेकिन 1857 के बाद की सिचुएशन क्या थी? ब्रिटिशर्स रूल करना चाहते थे, लेकिन इंडियन का ट्रस्ट जीरो हो चुका था। जहां एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सेंट्रलाइज हो चुका था, लोकल नीड को इग्नोर करने लगे थे। ब्रिटिशर्स के पास प्रॉब्लम ये थी कि अगर इंडियन को थोड़ा सिस्टम के अंदर नहीं लाया तो फ्यूचर में फिर से रिवॉल्ट होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट का बेसिक आइडिया क्या था? पर इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा इंक्लूड करना था, पावर स्लोली शेयर करना, बट कंट्रोल ब्रिटिश के पास रखना। ये एक्ट डेमोक्रेसी नहीं बल्कि कंट्रोल पार्टिसिपेशन चाहता था। आते हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की ओर। रिप्रेजेंटेशन का बिगनिंग हुआ। क्या चेंज हुआ यहाँ? वॉइस रॉय अपनी काउंसिल में इंडियन नॉमिनेट कर सकता था, जिसको नॉन ऑफिशियल मेंबर बोला गया। ब्रिटिशर्स ये क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इंडियन एलाइट्स को अपीज करना चाहते थे, रिवॉल्ट जैसा रिस्क कम करना चाहते थे। रियल एग्जांपल से समझो तो स्कूल में स्टूडेंट्स को स्कूल कमेटी में एक दो स्टूडेंट्स ही नॉमिनेट कर देना, डिसीजन टीचर ही लेते हैं, पर स्टूडेंट को लगता है कि आवाज उनकी है। इम्पैक्ट ये हुआ कि साइकोलॉजिकल इल्यूजन हुआ, जहां इंडियन पॉलिटिकल अवेकनिंग की शुरुआत हुई। लिमिटेशन ये हुआ कि नॉमिनेशन और इलेक्शन नहीं हुए, हुए तो सिर्फ एलाइट्स के, जहां राजा और महाराजा आए। यहाँ हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब पहले पावर एक हाथ में हुआ करती थी। डिसेंट्रलाइजेशन आने के बाद बॉम्बे और मद्रास के पास उनकी लॉ मेकिंग पावर दे दी गई। लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि एक सेंटर से पूरा इंडिया गवर्न करना इनइफेक्टिव हो रहा था, जहां लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। रियल लाइफ से समझो तो दिल्ली से डिसाइड कर पाओगे क्या कि तमिलनाडु के फार्मर्स को कैसा इरिगेशन चाहिए? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बेस बना, जहां 1937 तक प्रोविंस को ऑलमोस्ट सेल्फ रूल किया गया। 1861 के डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, प्रोविंशियल एक्सपीरियंस मिले, फेडरलिज्म का फाउंडेशन बनाया गया, और आज का इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर यहीं का तो पार्ट है। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी लाई गई। लेकिन नया काउंसिल क्यों बने? क्योंकि टेरिटरी बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए बंगाल, NWFP, पंजाब जैसे नए काउंसिल बनाए गए। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि सिस्टम को एक्सपैंड करना है, लेकिन डेमोक्रेटाइज नहीं। पोर्टफोलियो सिस्टम भी दिए गए। पोर्टफोलियो क्या होता है? मतलब हर मेंबर का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। जैसे हमारा होम मिनिस्टर का अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस का अलग। आज के काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर का एंसेस्टर वहीं से लिया गया है। रियल लाइफ से समझो तो कंपनी में HR, फाइनेंस, ऑपरेशन के सबके अलग हेड होते हैं ना। और यहाँ ऑर्डिनेंस पावर भी दी गई। वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर क्यों? ताकि इमरजेंसी में क्विक डिसीजन लिया जा सके। इससे एथिकल इश्यूज ये थे कि लेजिस्लेटिव बाईपास हो गया, डेमोक्रेटिक डेफिसिट। और ऑर्डिनेंस का करंट अफेयर से कहाँ कंपैरिजन है ना। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस एक नेसेसरी ईविल बना, जो इमरजेंसी में टूल और ओवर यूज हुआ तो डेमोक्रेटिक इरोजन। चलिए बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की ओर, जहां एक्सपेंशन हुआ लेकिन कंट्रोल मैनर में। पर यहाँ क्या बदला? यहाँ बदले नॉन ऑफिशियल मेंबर, जिनकी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की गई। ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटजी ये थी कि हम सिर्फ सुनेंगे, मानेंगे नहीं। बजट डिस्कशन किया गया और क्वेश्चन भी पूछा गया। लेकिन ये जरूरी क्यों था?
क्योंकि एग्जीक्यूटिव पर पहली बार प्रेशर आया, ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत हुई। और आज से देखो तो पार्लियामेंट क्वेश्चन आर यहीं की देन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन भी आया, जो डेमोक्रेसी का पहला बीज बना। इलेक्शन वर्ड यहाँ यूज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था, इसलिए कहा नॉमिनेशन ऑन रिकमेंडेशन। रियल लाइफ से समझो तो सोसाइटी में मेंबर बोलते हैं ना, हम वोट नहीं कर रहे, बस सजेशन दे रहे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडियंस को इलेक्टोरल एक्सपीरियंस मिला, फ्यूचर मास मूवमेंट का बेस बना। और अब सारे डायमेंशन से समझते हैं। चलिए पॉलिटिक ओर बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाए गए और फेडरलिज्म फाउंडेशन भी रखा गया। इकोनॉमिक ने बताया बजट का डिस्कशन ऑफ फिजिकल अवेयरनेस। एथिक्स ने समझाया इंक्लूजन वर्सेस कंट्रोल और कंसेंट ऑफ अ गवर्नेंट। और ज्योग्राफी ने बताया लार्जर टेरिटरी का डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी होना है। यहाँ पे कुछ प्रोज और कॉन्स भी हैं। प्रोज ये है पॉलिटिकल अवेयरनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी और डेमोक्रेटिक सीट जोन हुए। कॉन्स ये हुए कि सिर्फ इलाइट कैप्चर किए गए, कोई रियल पावर नहीं मिली, ब्रिटिश डोमिनेंस इम्पैक्ट हुआ। इसको करंट अफेयर से देखो तो ऑर्डिनेंस मिसयूज हुआ। फेडरल वर्सेस यूनिटरी टेंशन आई, जहां लोकल गवर्नेंस में जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन जैसी चीजें। और हिस्टोरिकल लेसन क्या सिखाता है? टोकन पार्टिसिपेशन फेल हुआ, जहां रियल डेमोक्रेसी की नीड में जेन्युइन इलेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, पावर शेयरिंग जैसी चीजें सीखी। और सेंट्रलाइजेशन से इफिशिएंसी, बट एक्सेस सेंट्रलाइजेशन मतलब एलिनेशन। कंक्लूजन ये है कि इंडियन काउंसिल एक्ट को ऐसे समझा जा सकता है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को पहले डिसीजन में बैठाना सिखाते हैं, पर धीरे धीरे डिसीजन लेने देते हैं। 1861 और 1892 ने इंडियंस को सिस्टम में बैठाया, बोलने दिया, सोचने दिया। ये एक्ट फ्रीडम नहीं लाया, पर फ्रीडम की लैंग्वेज सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट में मेंशन ज़रूर करें आपको यह टॉपिक कैसी लगी।